हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थ्रू नेचर। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा कि अपनी केदारनाथ ट्रिप के बारे में। मैंने लास्ट ईयर भी केदारनाथ ट्रिप की थी 2019 में, मई के फर्स्ट वीक में, जब धाम खुले थे। और उस टाइम की वीडियो मैंने एक बना के डाली हुई है, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने रूट्स के बारे में बताया है। उसके बाद मैंने एक वीडियो में पूरा एक्सपेंस के बारे में भी बताया है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैंने एक हफ़्ते पहले अपनी एक यात्रा फिर से की है केदारनाथ की, अक्टूबर के लास्ट वीक में, क्योंकि अभी जल्दी में ही धाम खुले थे। लॉकडाउन की कंडीशंस जब इजी हुई थी तो जाने की परमिशन, पहले तो कोविड टेस्ट करा के जाना था, उसके बाद वो भी कंडीशन हटा दी है। अभी बिना कोविड टेस्ट के और बिना ई पास के किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक यात्रा पर्ची जो है चाहिए, वो आप ऑनलाइन भी जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन जनरेट नहीं कर पाए हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको जब सोनप्रयाग आप पहुँचेंगे तो वहाँ यात्रा शुरू करने से पहले काउंटर है गढ़वाल मंडल विकास निगम का, तो वहाँ से आप जो है पर्ची को बनवा सकते हैं। वो 20 रुपये लेते हैं एक आदमी का, तो आप जितने लोग होंगे उसके हिसाब से आप उसको वहाँ से बनवा के अपना टेम्परेचर चेक करा के और वो पर्ची को चेक करा के आगे जा सकते हैं। तो उस यात्रा पर्ची के अलावा आपको और कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे। हाँ, आपके पास आपकी आईडी प्रूफ होनी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट आपको रहेगी हमेशा। वो कहीं पे भी आपसे मांगी जा सकती है। पर्ची के टाइम पे भी आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है, तो आप उसको अपने पास ज़रूर रख लें, 2-3 कॉपी करा के रख लें, ताकि जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप उसको दे सकें। तो ये तो होगी डॉक्यूमेंटेशन की बात। बाकी मैं इस वीडियो में आपको टाइम के बारे में बताऊँगा। मैंने दिल्ली से यात्रा की है केदारनाथ तक, तो मुझे कितना टाइम लगा, कितना मुझे एक्सपेंस लगा उसमें, और क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मैंने यूज़ किया था और क्या आप भी यूज़ कर सकते हैं, रूट मैंने क्या लिया इसके लिए, और क्या क्या रूट्स अवेलेबल हैं, धाम खुलते कब हैं, कब कब आप जा सकते हैं, और धाम के बंद होने का समय क्या है, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं इस तरह की वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच जाए। और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े वीडियो का लिंक। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। मुझे टाइम लगा है, मैंने दिल्ली से ये यात्रा स्टार्ट की थी, एनसीआर में गुड़गांव आता है, गुड़गांव से यात्रा स्टार्ट की थी। तो यहाँ से मैंने कार से स्टार्ट की यात्रा। मैं कार से गया था, बाय रोड पूरा कवर किया मैंने रूट, और मुझे 18 घंटे के करीब लगा यात्रा को अपना सोनप्रयाग पहुँचने तक। मतलब जो मेरा रोड का डिस्टेंस था, वो रोड का ट्रैवल ही 18 आवर्स का है, जिसमें कि सारे ब्रेक्स इंक्लूड हैं जितने देर मैंने, मतलब ये टोटल ड्राइविंग टाइम नहीं है, इसमें मैंने ब्रेक भी लिया है, थोड़ा सा वेट भी किया है एक दो जगह पे, और थोड़ा रेस्ट किया है। तो टोटल टाइम मुझे 18 आवर्स का लग गया। आने में भी इतना टाइम लगा है और जाने में भी इतना ही टाइम लगा है। जो रूट मैंने लिया था वो आपका दिल्ली से मुजफ्फरनगर होके हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद से फिर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ। लेकिन आने के टाइम में जो मेरा रूट था वो दूसरा था, मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। तो जब आप दिल्ली से चलते हैं तो या तो आप अगर बाय कार जाते हैं तो वो रूट मैंने आपको बताया है। अगर आप बाय बस जाते हैं तो आनंद विहार से आपको बस मिल जाएगी हरिद्वार तक के लिए, और अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो हरिद्वार तक के लिए आपको ट्रेन भी मिल जाएगी। बस का किराया आपका 500 रुपये के करीब है। अब राउंड फिगर मैं बता रहा हूँ किराया, हो सकता है कि 450 से 500 के बीच हो या 450 से 400 के बीच हो, लेकिन आप राउंड ऑफ मान के चलें, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा अपने पास रखें। 500 रुपये आप मान के चलें आनंद विहार से और हरिद्वार तक का। और अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन का टिकट आप एडवांस में करा लेंगे। जन शताब्दी अच्छी ट्रेन है वहाँ के लिए, क्योंकि अच्छी इसलिए क्योंकि उसमें आपको किराया भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है। अगर आप एसी से जाते हैं तो शायद 495 रुपये का टिकट है उसका, और अगर आप नॉन एसी से जाते हैं चेयर कार से तो आपको 135 रुपये लगते हैं हरिद्वार तक के। ये ट्रेन आपको नई दिल्ली से मिल जाएगी, और इसमें सीट भी काफ़ी अवेलेबल रहती हैं। अगर आप 2 दिन पहले भी कराते हैं तो भी आपको इसमें सीट मिल जाएगी। तो इस तरह आप हरिद्वार पहुँच जाएंगे। सस्ता आपको ट्रेन से ही पड़ेगा और सुविधाजनक भी रहेगा। हरिद्वार के बाद वहाँ से सोनप्रयाग के लिए बस मिलती है, और 510 रुपये उसका किराया है। किराया भी थोड़ा बढ़ गया क्योंकि जो श्रीनगर वाला रूट है जिससे मैं कार से गया था, वो उस रूट पर काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है, रोड काफ़ी ख़राब हो गई है, तो इसलिए न्यू टिहरी से होके जाती हैं जितनी बसें हैं सब, तो रूट लंबा होने की वजह से किराया थोड़ा सा बढ़ गया है। 510 रुपये आपके हरिद्वार से सोनप्रयाग के लगेंगे,
और दिल्ली से भी आप मान के चलिए अगर बस से आ रहे हैं तो 500 रुपये, मतलब 1000 रुपये आपके सोनप्रयाग तक लग जाएंगे। उसके बाद मैंने सोनप्रयाग पहुंचने के बाद वहाँ पे होटल लिया और एक नाइट स्टे किया, क्योंकि मैं शाम को 4 बजे पहुँचा था, तो वहाँ पे मैंने स्टे किया। उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में मैंने स्टार्ट किया अपना ट्रैकिंग। तो होटल का जो किराया है वो 800 से 1000 के बीच में आपको मिल जाएगा अगर 2 लोग हैं तो, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी अगर 3 लोग हैं तो और ज़्यादा, और अगर और ज़्यादा लोग हैं तो आपको रूम ज़्यादा लेने पड़ सकते हैं। मैं 2 लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको 800 से 1000 के बीच में मिल जाएगा। लेकिन सैटरडे संडे में अगर आप जा रहे हैं तो शायद थोड़ा ज़्यादा आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि वो लोग उसको सीज़न बोलते हैं कि अभी ऑन सीज़न है, क्योंकि 2 दिन वीक ऑफ रहता है, ज़्यादातर छुट्टी रहती है, तो लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं वीकेंड्स पे। उसके बाद होटल का आपका लग जाएगा किराया। उसके बाद आप ट्रैकिंग अगर करना चाहते हैं तो आप पैदल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैकिंग 16 किलोमीटर की है लिखा हुआ है, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने मेज़र किया और बताया कि हमें ये 21 से 22 किलोमीटर लग रहा है, लेकिन जो माइल स्टोन पर लिखा है वो 16 किलोमीटर का ट्रैक लिखा हुआ है। उसमें आपको 10 से 11 घंटे लग जाएंगे अगर आप आराम से जाते हैं तो। आप अगर अच्छे ट्रैकर हैं, बहुत अच्छा चल लेते हैं, तो 7 से 8 घंटे में भी उसको कवर कर लेंगे। कोशिश करें कि आप अपने साथ सामान ज़्यादा ना रखें, आपको टाइम भी कम लगेगा और मेहनत भी कम लगेगी। अगर आप खच्चर से जा रहे हैं तो खच्चर का जो रेट है वो 2300 रुपये जाने का है और 1500 रुपये आने का है। अगर आप दोनों साइड का एक ही बार में कर लेते हैं तो 3800 रुपये आपसे चार्ज करेगा। और अगर आप खच्चर से नहीं जाना चाहते, हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, तो इस बार हेलीकॉप्टर के किराए कम थे। वन साइड का वो 2300 से 2500 रुपये ले रहे थे, और अगर आप दोनों साइड का करते हैं तो 4500 रुपये में आपको दे देंगे वो। अभी किराए थोड़े से कम थे हेलीकॉप्टर के, नहीं तो हेलीकॉप्टर सर्विस हमेशा से महंगी रहती है, आपको 6 से 7000 रुपये लग जाते हैं। तो ये हो गया आपका सोनप्रयाग से और केदारनाथ तक का। उसके बाद धाम पे अगर आप रुकना चाहते हैं और दर्शन करके सीधे वापस नहीं आना चाहते, थोड़ा सा स्टे करना चाहते हैं, तो टेंट की एकोमोडेशन है वहाँ और शेड की है। शेड जो है वो एल्युमिनियम के शेड बने हुए हैं, उसमें आप रुकेंगे तो 800 रुपये पर बेड है। दोनों ही चीज़ जो है वो डॉर्मेट्री हैं। टेंट में आपको ये लॉस है कि उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं होता और फ्लोर बेडिंग होती है, मतलब ज़मीन पे गद्दा बिछाया हुआ है, उसके ऊपर आपको स्लीपिंग बैग दिया हुआ है। और जो शेड है वो थोड़ी सी कंफर्टेबल है, उसमें आपको बेड मिला हुआ है, बेड पे गद्दा डला हुआ है और आपको रज़ाई मिल जाती है और अटैच टॉयलेट बाथरूम, इवन आपको गीज़र भी मिल जाता है गर्म पानी के लिए। टेंट में आपको गर्म पानी के लिए लेना पड़ता है, वहीं पे मिल जाता है, वो फ्री में मिल जाता है, लेकिन आपको लेके आना पड़ता है थोड़ा दूर से, और टॉयलेट भी थोड़ा दूर पर है, अटैच में नहीं है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन एकोमोडेशन ठीक है। एक दिन अगर आप रुकना चाहते हैं तो जैसे भी आपको मिल जाए आप रुक सकते हैं। मुझे टेंट की एकोमोडेशन मिली थी लास्ट टाइम पे जब मैं 2019 में गया था, लेकिन अभी जो 2020 में गया हूँ तो मुझे वो एकोमोडेशन फुल हो चुकी थी, तो मुझे 800 में ये शेड वाली मिली है। नंदिनी कॉम्प्लेक्स के नाम से है, नंदी कॉम्प्लेक्स। इसकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ से इसको बुक किया जाता है, और जो यात्रा पर्ची के बारे में मैंने बताया था उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से देख के कर सकते हैं उसको। तो मैंने आपको टोटल रूट बता दिया है, आप दिल्ली से किस रूट से जा सकते हैं। और जो मेरा कार से आने और जाने का लगा था वो टोटल 5000 का फ्यूल लगा है। फ्यूल का एक्सपेंस खाली आपको बता रहा हूँ, मैंने पेट्रोल कार यूज़ की थी, टाटा की टियागो है मेरे पास एक्सी, और उसका मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्सपेंस। बाकी आप जो भी गाड़ी लेके जाएंगे उसका माइलेज के अकॉर्डिंग और फ्यूल प्राइस अप डाउन होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सपेंस लगेगा। मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ लोगों ने पूछा था कि बाइक से जा सकते हैं कि नहीं, तो आप बाइक से बिल्कुल जा सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप अपने घर से बाइक लेके चलें, क्रूज़ बाइक यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे रॉयल एनफील्ड है या फिर एवेंजर वगैरह है, थोड़ी जो लॉन्ग ड्राइव के लिए अच्छी बाइक्स होती हैं, इनको आप यूज़ कर लीजिए। और आप दिल्ली से जा रहे हैं तो दिल्ली से जा सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं और फिर भी आप बाइक राइडिंग करना चाहते हैं हिली एरियाज़ पे, तो ऋषिकेश से रेंट पे भी बाइक मिल जाती हैं। आप एक बार ऋषिकेश पहुंच के वहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेंगे बाइक ऑन रेंट करके, तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारी मिल जाएंगे जो बाइक को रेंट पे देते हैं। फिर वहाँ से लेकर आप जा सकते हैं सोनप्रयाग तक, उसके बाद आप नीचे आके बाइक वापस कर सकते हैं। प्राइसेस के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी बाइक रेंट पे नहीं ली है, मैं हमेशा अपने कन्वेंस से गया हूँ। तो ये भी एक ऑप्शन है। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि मैं 60 ईयर्स की एज में हूँ और क्या मैं जा सकता हूँ कि नहीं, तो एज का कोई फैक्टर नहीं है वहाँ जाने से। अगर आप ठंड झेल सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, फिजिकली फिट हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक्सपेंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आपका दिल्ली से और सोनप्रयाग तक बाय बस 1000 लग जाएगा, क्योंकि दिल्ली से हरिद्वार
500, हरिद्वार से सोनप्रयाग 500। ट्रेन से जाते हैं और बिल्कुल आप इकोनॉमी बजट में जा रहे हैं, कम से कम बजट लेकर चल रहे हैं, तो आप दिल्ली से हरिद्वार पहुँचेंगे 135 रुपीज़ में, जो मैंने टिकट चेक किया है आज ही। और वहाँ से फिर 510 रुपीज़ आपका लगेगा, क्योंकि ट्रेन आगे नहीं जाती, बस से जाना पड़ता है। तो 510 प्लस 135 मतलब आपका 600 समथिंग के राउंड ऑफ 700 मान सकते हैं आप, वो आपका सोनप्रयाग तक लगेगा। वहाँ पे आप होटल ले सकते हैं, होटल भी अलग अलग हैं, आप बजट के हिसाब से ले सकते हैं। मिनिमम आप 800 मान के चलते हैं, 2 लोगों का है तो 700 प्लस 800 आपका हो गया 1500। प्लस ट्रैकिंग अगर आप खच्चर से और हेलीकॉप्टर से नहीं करते हैं, मैंने भी ट्रैकिंग ही की थी, मैंने कोई खच्चर हेलीकॉप्टर यूज़ नहीं किया मुझे ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है तो मैंने ट्रैकिंग की थी। तो आपकी वो कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। एक दिन का अगर आप स्टे करते हैं और 2 लोग हैं तो 1600 रुपये आपके वो लगते हैं। तो 1500 प्लस 1600 हो गया आपका 3100, 3100। नीचे आने के बाद अगर आप रुकना चाहते हैं तो एक दिन और रुक जाइए अगर थके हुए हैं। और अगर आप ऐसे टाइम पर पहुंच गए हैं कि आपको बस का टाइमिंग है, क्योंकि बस टाइम से चलती हैं, आपको हमेशा अवेलेबल नहीं मिलेंगी और रात को तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी। शाम को 6 बजे के बाद आपको कोई बस नहीं मिलेगी हरिद्वार के लिए। तो अगर आप दिन में पहुंच गए हैं तो बस पकड़ के आप निकल सकते हैं। और अगर आप रुकना चाहते हैं, लेट से पहुंचे हैं, तो आपको 800 का होटल फिर से लेना होगा। तो 3100 प्लस 800 आपका हो गया 3900। उसके बाद आप फिर से बस से जाएंगे हरिद्वार तक 500 का, वो मान लीजिए। तो 3900 प्लस 500 4400 हो गया। और उसके बाद आप ट्रेन से अगर जा रहे हैं आगे तो 135, मतलब 4500 में आपकी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी अगर आप बिल्कुल कम से कम बजट लेकर चल रहे हैं। इसमें मैंने एकोमोडेशन 2 लोगों की जोड़ी है, होटल 2 लोगों का जोड़ा है, बाकी रेंट मैंने एक बंदे का जोड़ा है, क्योंकि होटल सिंगल नहीं मिलता, वो एक रूम तो आपको देगा कि उसमें 2 लोग तो होते ही हैं। इस तरीके से मैंने अपनी यात्रा कंप्लीट की है। बाकी अगर कोई सवाल आपके मन में है, अभी भी कुछ आपको लग रहा है कि यात्रा आप करना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आप उसको पूछ सकते हैं। मैं आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बता चुका हूँ, बस से, ट्रेन से, अपनी गाड़ी से, बाइक से। आप प्लेन से भी जा सकते हैं, प्लेन से आपको देहरादून पर प्लेन छोड़ना होगा, लेकिन वहाँ से फिर आपको हरिद्वार तक आना पड़ेगा, या फिर देहरादून से भी आपको डायरेक्ट बस मिल सकती है। तो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बाकी ओपनिंग क्लोजिंग का बता देता हूँ। तो जो धाम है वो खुलता है आपका अक्षय तृतीया, जो वर्ष की पहली अक्षय तृतीया होती है साल में, वो आती है या तो अप्रैल के लास्ट वीक में आती है कई बार, या फिर वो मई के फर्स्ट वीक में आती है। तो डेट जो होती है वो अक्षय तृतीया के हिसाब से निकाली जाती है। तो आप अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे अक्षय तृतीया 2021, तो आपको नेक्स्ट ईयर अक्षय तृतीया का पता चल जाएगा। और उसी दिन द्वार खुलते हैं धाम के, उस दिन के बाद आप कभी भी जा सकते हैं। और जो क्लोजिंग होती है वो होती है दिवाली के बाद भाई दूज पे। तो 16 नवंबर को अभी ये बंद हो जाएंगे धाम। उसके बाद भी अगर आप केदारनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो ये जो पालकी होती है भोलेनाथ की, ये उठकर चली जाती है ऊखीमठ में। तो दर्शन आप ऊखीमठ में कर सकते हैं, केदारनाथ पर आकर नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता कि धाम बंद हो जाते हैं और पूजा नहीं होती पालकी की, ऐसा नहीं है। बस पालकी उठकर दूसरे मंदिर में चली जाती है, फिर पूजा वहाँ होती है। वो नवंबर से लेके और अप्रैल के लास्ट वीक तक वहाँ पूजा होती है। फिर अक्षय तृतीया पे पालकी फिर से उठकर यहाँ आ जाती है। तो पूजा होती रहती है, स्थान बदल जाता है। वो भी उसके पीछे वजह है कि इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है केदारनाथ पे कि आप जो है वहाँ पर नहीं जा सकते। इंसान का पहुँचना इतना आसान नहीं रह जाता, फिर आपको अलग रिसोर्सेज चाहिए पहुँचने के लिए। वहाँ पे आर्मी रहती है मेंटेन करके उस जगह को, लेकिन आप नहीं जा सकते वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो इस वजह से आप दर्शन करना चाहें अगर नवंबर के बाद भी, तो ऊखीमठ जाके कर सकते हैं। ऊखीमठ रास्ते में पड़ता है, जब रुद्रप्रयाग पहुँचेंगे तो रास्ते में चमोली के लिए एक रास्ता निकलता है, और उस रास्ते पर जाएंगे तो आपको मेरे ख्याल 30 से 35 किलोमीटर में ऊखीमठ पड़ जाएगा। तो वहाँ जाके आप दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप केदारनाथ धाम ही जाना चाहते हैं तो मई फर्स्ट वीक या अप्रैल लास्ट वीक में जब भी अक्षय तृतीया होगी उस टाइम से धाम खुलेगा, और दिवाली के बाद भाई दूज पे धाम बंद हो जाते हैं। और ले जाने का सामान कुछ मैं आपको बता देता हूँ। एक मजबूत जैकेट ज़रूर लेकर जाएँ, एक ट्रैवल बैग ऐसा लेकर जाएँ जिसमें एक ही में आपका सारा सामान आ जाए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बैग ना बनाने पड़े। वो ट्रैकिंग के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम करते हैं, इवन पूरे ट्रैवल में आपको परेशान करेंगे। अगर आपके पास 4 बैग हैं तो आपको 4 जगह पे ध्यान देना पड़ता है, कौन सा बैग मिस ना हो जाए कोई। तो सामान इसी हिसाब से लगाएं कि एक ट्रैवल बैग आपको अच्छा मिल जाए। और सर्दी के कपड़ों में कोई कमी ना करें। केदारनाथ धाम पहुँचने से 6 किलोमीटर पहले तक आपको कोई ज़्यादा ठंड महसूस नहीं होगी, उसके बाद ज़्यादा ठंड पड़ती है कि फिर झेलना मुश्किल हो जाता है। तो आप एक मजबूत जैकेट, ग्लव्स, ऊनी सॉक्स, ट्रैकिंग शूज़ और जीन्स या ट्रैक सूट इस तरीके का जो ठंड से बचाए आपको, और इनर, और आपको कान को बचाने के लिए कैप चाहिए,
ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। और हाँ, छाता या रेनकोट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बारिश कभी भी हो जाती है, मौसम कभी भी बदल जाता है, तो उसके वो तो आपके पास होना ही चाहिए हमेशा। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जो सबसे अच्छा मौसम है जाने के लिए उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। कभी भी आप बरसात के मौसम में ना जाएं, जुलाई और अगस्त में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है। आप जा नहीं पाएंगे क्योंकि रास्ते बंद हो जाएंगे। आप बस से जा रहे हैं या बाई कार बाई बाइक कैसे भी जा रहे हैं और लैंडस्लाइड हो गया, रास्ता बंद हो गया, आप वहीं खड़े रहेंगे, परेशान हो जाएंगे। आपकी 4 दिन की यात्रा 8 दिन में भी बदल सकती है, क्योंकि रास्ते फिर साफ़ करने में समय लगता है। तो जुलाई और अगस्त में ना जाएँ, मई जून में आप जा सकते हैं। मई जून में जाने में मुझे जो अपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लास्ट ईयर में गया था, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा था, और फिर नीचे जब मैं आया प्लेन पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो गर्मी और सर्दी का जो बीच का बैलेंस है, कई बार बॉडी मेंटेन नहीं कर पाती उसको, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जब हम ठंड में जाते हैं तो हम ड्राई फ्रूट वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं कि हमें ठंड ना लगे, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी लेते हैं या फिर, तो ये सब गर्म चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम प्लेन पे आते हैं तो वो चीज़ें फिर हमें प्रॉब्लम करती हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी बॉडी मेंटेन कर सकती है इन सब चीज़ों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जुलाई अगस्त ना जाएं और मई जून ना जाके सितंबर और अक्टूबर में जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि हल्की ठंडी जो होती है प्लेन पे भी होती है और वहाँ पे भी ठंडी होती है। तो ठंड से आप आ रहे हैं और ठंडे इलाके में ही आ रहे हैं तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैंने आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपको सूट करे, हो सकता है ना भी करे, तो वो आपको सोचना है। लेकिन मुझे जो लगा वो सितंबर अक्टूबर का महीना सही लगा। और क्योंकि भीड़ भी कम होती है इस टाइम पे। अभी तो कोविड का टाइम है, स्कूल बंद है, लेकिन अगर नॉर्मल डेज़ की हम बात करें तो स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं जुलाई में, मई जून के टाइम पे। तो उस टाइम पे आप जाएंगे तो स्कूल की छुट्टी भी होती है और वैसे भी लोग घूमने जाते हैं, तो भीड़ की भी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ हो जाती है। भीड़ होने से फिर आपको बुकिंग में प्रॉब्लम होती है, चीज़ें महंगी होती हैं, होटल नहीं मिलेगा आपको। आप धाम पे जाएंगे तो वहाँ पे एकोमोडेशन में प्रॉब्लम होगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसी हिसाब से आप अपने घूमने के टाइम को एडजस्ट करें अगर आप जा सकते हैं तो। अगर आपको बच्चों के साथ जाना है, उनकी छुट्टी भी देखनी, तो फिर आप मई जून में ही जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप पर्सनल गाड़ी से जाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, रोड कंडीशन अभी बहुत अच्छी नहीं है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप जा रहे हैं तो आप न्यू टिहरी से होकर जाएं। थोड़ा सा रूट आपको लंबा पड़ेगा, लेकिन रोड की कंडीशन न्यू टिहरी से बहुत अच्छी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो टाइम आप बचाने के लिए अगर आप श्रीनगर होकर जाते हैं तो वो टाइम आपका ख़राब रोड की वजह से वेस्ट हो जाएगा। उतना टाइम आपका एक्स्ट्रा लगेगा, आपको 60 किलोमीटर ज़्यादा घूम के जाना पड़ेगा न्यू टिहरी से, लेकिन बात बराबर है। वहाँ पे रूट लंबा है लेकिन रोड अच्छी है, यहाँ पर रूट छोटा है लेकिन रोड ख़राब है। फ्यूल आपका उतना ही लगेगा, टाइम आपका उतना ही लगेगा, थोड़ी सी मेहनत आपको ड्राइविंग में ज़्यादा लग जाएगी, लंबा रूट है तो। लेकिन न्यू टिहरी से होकर जाना ठीक है। मुझे भी पहले लग रहा था, जब मैं वहाँ से वापस आया तो श्रीनगर आने से थोड़ा पहले ही मुझे बता दिया कि ये रास्ता बंद है, आपको न्यू टिहरी होकर जाना होगा। और मुझे लगा कि कितना लंबा रूट हो गया है, लेकिन उस रूट पे मैंने रात में भी ड्राइविंग की है तो कहीं कहीं जगह तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी सड़कें हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई उस रूट से आने में। और बल्कि पहले से ज़्यादा मेरे को कंफर्टेबल लगा, क्योंकि गाड़ी भी तो ख़राब होती है अगर आप ऐसे रूट पे गाड़ी चला रहे हैं तो। बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं और कई जगह तो इतना ज़्यादा छोटा रास्ता है कि आपको गाड़ी निकालने में, बचाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से मेरी यात्रा पूरी हुई है। बाकी अगली यात्रा जब भी होगी तो मैं आपको और अपडेट दूंगा। और मेरी बाकी वीडियोस को देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।